नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्याम है और मैं बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन मैं एक स्टेशन मास्टर के तौर पर यहां काम करता हूं। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है, जिसके बारे में सोचकर आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा हूं और आप तक अपनी कहानी पहुंचा रहा हूं। आज जब थके हारे मैं अपने छोटे से फ्लैट में आता हूं तो घड़ी रात के 11 बज रही होती है। एक तो पहले ही ऑफिस की लंबी शिफ्ट ने मेरी सारी एनर्जी खींच ली होती है। ऊपर से रास्ते में मेरे साथ हुआ हादसा मेरे होश उड़ा देता है। दरअसल मेरी ड्यूटी शिफ्ट वाली होती है, जिसमें हर हफ्ते टाइमिंग बदलती रहती है। फिलहाल मैं 3 से 11 वाली शिफ्ट कर घर लौट रहा होता हूँ, जिसमें 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। मैं हमेशा शॉर्टकट से आया जाया करता हूँ, जो कुछ छोटे छोटे कस्बों से होकर गुजरता है। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि क्यों ना हाईवे ही ले लिया जाए, और यही मेरा सबसे गलत फैसला बन जाता है। मैं अपनी बाइक लेकर ओवरब्रिज के नीचे से होता हुआ हाईवे की एक लंबी पट्टी में एंटर करता हूं, जहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती, आसपास कोई इंसानी बस्ती नहीं होती, और आज तो कोई कार भी नहीं गुजर रही होती है। आमतौर पर मुझे सड़क पर अकेले रहना पसंद है, लेकिन मैं रोड सेफ्टी के सारे नियम फॉलो करता हूं। घने जंगल से घिरे हुए उस हाईवे की क्रॉसिंग को पार कर मैं 4-5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा होता हूं। आखिरकार मैं ऐसी सड़क पर आ पहुंचता हूं जो अच्छी तरह से पक्की नहीं होती है, जो कि कोई हैरानी की बात नहीं होती है, क्योंकि देश में सड़क का हाल तो सबको ही पता है। हैरानी की बात यह होती है कि जब उस कम चौड़े सड़क पर मैं टर्न लेने के लिए मुड़ता हूं तो दोनों तरफ पेड़ इतने पास पास उग रहे होते हैं कि मैं हैंडल मोड़ने में दिक्कत महसूस करने लगता हूं। मैंने रेडियो चालू कर दिया होता है ताकि आसपास के सन्नाटे को अवॉइड कर सकूं। एक जगह अच्छे गाने नहीं आने पर मैं रेडियो स्टेशनों को बदलता रहता हूं कि तभी सड़क पर मैं मुड़ता हूं और लगभग बेहोश सा होने लग जाता हूं। मुड़ने से पहले मैं आसपास के इलाके को नहीं देख पाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां सब पेड़ ही हैं। मगर जैसे ही मैं मुड़ता हूं हेडलाइट से, मेरे आसपास का एरिया रोशन हो जाता है और वहां पूरा का पूरा शहर दिखाई देता है, जो लोगों से भरा हुआ होता है। आदमी, औरत, बच्चे आधी रात को बिना किसी रोशनी के वो सब बस वहां खड़े दिखाई देते हैं, जो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहे होते हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूं और गाड़ी को फुल स्पीड से चलाते हुए कुछ ही सेकंड में मेन रोड पर वापस आ जाता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होता है, और मैं यह भी नहीं जान पाता कि मैं नक्शे पर कहां होता हूं। तभी एक काली बिल्ली मेरे सामने से गुजरती है, और जब तक मैं उसकी ओर देखता हूं वह आगे जाकर गायब हो जाती है। मुझे अभी भी हैरानी हो रही होती है कि यह एक सपना होता है या कुछ और, लेकिन यह बहुत रियल लग रहा होता है, जैसे वह सारे चेहरे वहीं मौजूद होते हैं। मैं जितनी तेजी से बाइक भगा सकता हूं, भगाते हुए अपने घर पहुंचता हूं और बालकनी से झांक कर नीचे सड़क पर देखता हूं कि कहीं वह बिल्ली मेरे पीछे तो नहीं होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, सड़क के आखिरी छोर पर वो बिल्ली खड़ी हुई होती है। मैं मन ही मन सोचने लगता हूं कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं होता है जिससे मैं उससे पीछा छुड़ा सकूं। फिर मुझे याद आता है कि यह सब इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले होते हैं। मैं उस बिल्ली की चमकती आंखों को देखता हूं और तुरंत अंदर चला जाता हूं और बैग एक तरफ रखकर किचन की ओर बढ़ जाता हूं। फ्रिज खोलकर जैसे ही मैं पानी की बोतल निकालता हूं कि तभी मेरे हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के दरवाजे पर किसी ने नाखूनों से खुरचन आई हूं। यह पढ़कर मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं। मैं घबराकर खुरछाई हुई लिखावट को ध्यान से देखता हूं और सोचने लगता हूं कि शायद यह कोई पुराना निशान हो सकता है, लेकिन मुझे वह शब्द जाने पहचाने से लग रहे होते हैं। मैं खुद को शांत करने के लिए कहता हूं, शायद थकान का असर है, लगता है कुछ ज्यादा काम कर लिया है। पानी की बोतल लेकर मैं लिविंग रूम में आ जाता हूं और दिमाग से यह सब हटाने के लिए टीवी चालू कर देता हूं, ताकि कमरे की हल्की रोशनी और टीवी की आवाज में माहौल को थोड़ा हल्का कर सकूं। कुछ देर बाद मैं पानी पीते हुए आंखें बंद करके सोफे पर सिर टिका लेता हूं। अचानक टीवी की आवाज बंद हो जाती है, जिससे चौंक कर मैं आंखें खोलता हूं, मगर यह देखकर हैरानी रह जाता हूं कि रिमोट मेरे पास ही रखा होता है और टीवी खुद ब खुदा म्यूट हो जाता है। अब यह क्या ड्रामा है? कहते हुए मैं रिमोट उठाकर टीवी को ठीक करने की कोशिश करने लगता हूं कि स्क्रीन अचानक सफेद हो जाती है और उस पर धीरे धीरे एक छाया उभरने लगती है, जिसका चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन आकृति इंसानी होती है। मेरी तो धड़कनें तेज हो जाती हैं
और मैं जल्दी से टीवी बंद कर कमरे की रोशनी बढ़ा देता हूं। मैं इस कदर डर जाता हूं कि गुस्से में चिल्लाते हुए कहता हूं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ऑफिस की थकान ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा होता है। जैसे ही मैं अपने बेडरूम की ओर बढ़ता हूं, मुझे अपने पीछे धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी सांप ने आवाज निकाली हो। मैं पलट कर देखता हूं, मगर कमरे में कुछ नहीं होता है। अचानक मेरा दिमाग कुछ पुरानी यादों में लौट जाता है। वैसे तो मैंने कई बार लोगों को यह कहते सुना है कि ऊपर वाला जिस पर मेहरबान होता है, उस पर किसी ना किसी तरह से अपनी कृपा बरसाता रहता है। लेकिन मेरे साथ जो होता आया है वह कृपा है या श्राप, यह मैं नहीं जानता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यह घटना बचपन से लेकर आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। जिससे एक बात तो साफ है कि इस तरह की शक्तियों को कोई सरहद, कोई सीमा नहीं रोक सकती। चाहे आप एक राज्य से दूसरे राज्य चले जा या फिर दूसरे देश ही क्यों ना चले जाओ, किसी के साथ कोई अनहोनी 1 से 2 बार हो जाए तो वह उसका उपाय ढूंढने निकल पड़ता है, किसी पीर फकीर या तांत्रिक बाबाओं के पास। लेकिन मेरे साथ यह इतनी बार हो चुका है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं जाऊं भी तो किसके पास। कभी कभी लगता है शायद मैं किसी और ही दुनिया में हूं। यह ना तो किसी की कृपा है, ना ही श्राप, ना कोई मजाक, और ना ही मैं बीमार हूं। मुझे नहीं पता कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब से ड्यूटी से लौटा हूं, तब से मैं इसी उधेड़बुन में हूं कि किसी से यह बात शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि बाइक के हेडलाइट्स में चमकते चेहरों के बीच मुझे एक ऐसी रोशनी दिखाई देती है जो बार बार मुझे अपनी ओर खींच ही लेती है। चाहे फिर मैं कितना भी अपने आप से कहने की कोशिश करता हूं कि नहीं, यह वह बुरी शक्ति नहीं हो सकती, वह तो बहुत पहले की बात होती है, यह बस मेरा एक डरावना सपना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं बार बार अपने अतीत की घटनाओं को याद कर रहा होता हूं। परेशानी में मैं खिड़की के बाहर झांक कर देखता हूं। सड़क अभी भी गीली होती है, क्योंकि कल रात से ही बारिश हो रही होती है। बाहर अंधेरा देख मैं चेहरा घुमाया ही होता हूं कि तभी मेरी खिड़की पर अचानक कोई आहट होती है। एक बार फिर मैं झांक कर देखता हूं, लेकिन तभी मेरी नजर खिड़की के शीशे की ओर जाती है, जहां पर पानी की बूंदों के बीच किसी के पंजों के निशान बने हुए होते हैं। मैं झटके से पीछे हट जाता हूं। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। मन कह रहा होता है कि यह कोई मजाक है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। शाम मुझे ऐसा लगता है जैसे कमरे की हवा भारी हो जाती है। मैं खिड़की बंद करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार वह अपने आप खुलने लगती है। इतने में मेरे मन में एक बात उभरती है, जरूर किसी वक्त मेरा फोन बज सकता है। यह सोचते हुए मेरी री नजर बिस्तर पर रखे फोन की ओर चली जाती है, और तभी मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। मैं लपक कर फोन उठाता हूं। गांव से कॉल आया होता है। दूसरी ओर फोन पर मेरे भैया होते हैं, जो कहते हैं, चाचा जी नहीं रहे, शाम तुम छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो और जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह क्या संकेत होते हैं। अचानक से ऐसा संयोग क्यों बन रहा है कि मुझे गांव जाना पड़ रहा होता है। कहीं यह सब इसलिए तो नहीं क्योंकि इतनी बार उसका शिकार बनते बनते मैं बचता जाता हूं। बचपन से लेकर आज तक जब भी मैंने कोई बात किसी को बतानी चाही तो मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मेरी इस हालत और परेशानी को समझने के लिए जरूरी है कि मैं आपको उन दिनों में ले जाऊं जब यह सब पहली बार मेरे साथ हुआ होता है। उन दिनों मेरे पापा भी रेलवे में काम करते होते हैं और उनकी पोस्टिंग कानपुर में लगी होती है, जहां हम तीनों भाई और माँ उनके साथ रहते हैं। बात दुर्गा पूजा के दिनों की है। हालांकि हमारे गांव में दुर्गा पूजा नहीं होती, मगर हमारे पड़ोस के गांव में धूमधाम से मनाई जाती है। उस दौरान बहुत भव्य पूजा पंडाल बनता है। गांव की सुनसान गलियों और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखकर मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही होती है। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों और झाड़ियों को देख मैं चौकन्ना हो जाता हूँ। उधर से गुजरते ही हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ों की डालियां हवा में हिलने लगती हैं, मानो कोई अजनबी ताकत उन्हें छू रही हो। चारों तरफ सन्नाटा होता है। मैं अपनी साइकिल पर तेजी से पैडल मारते हुए पड़ोस के गांव से अपने गांव की ओर लौट रहा होता हूँ। हालांकि थोड़ा थका हुआ होता हूँ। सुनसान रास्ते पर सिर्फ साइकिल के पहियों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही होती है। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचता हूँ,
अचानक सामने एक परछाई दिखाई देती है। मैं साइकिल रोककर उस ओर ध्यान से देखते हुए धीरे से कहता हूं, कौन है इतनी रात को? यहां कौन घूम रहा है? परछाई धीरे धीरे पास आती है तो मैं क्या देखता हूं कि सामने दीपक खड़ा है, जो मेरे भैया के दोस्तों में से एक का छोटा भाई होता है और लगभग मेरी ही उम्र का होता है, जिसके साथ बचपन में मैं पढ़ा करता हूं। लेकिन कभी हमारी आपस में बनी नहीं, क्योंकि उसकी शैतानी पूरे स्कूल में मशहूर होती है और उसकी बेसिर पैर की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मैं उसे इग्नोर कर उससे कुछ दूरी बनाते हुए आगे चलने लगता हूं तो वह हंसते हुए कहता है, अरे श्याम, मुझे तो लगा कि तू डर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मगर मैं भी कहां छोड़ने वाला होता हूं। पलट कर कहता हूं, डर और मैं यह बात कर कौन रहा है? खुद वो रवि जो बचपन में अपनी ही परछाई से डरता था। इसके बाद कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर रवि पैडल मारते हुए मेरे बराबरी में आकर साथ साथ चलने लगता है और कहता है, तू भले ही ना डरा हो, मगर सच बताऊं तो जितनी जल्दी घर पहुंच जाए अच्छा है। मैं हंसते हुए कहता हूं, फिर शुरू कर दिया तूने। बकवास चल, चुपचाप चल, मुझे घर पहुंचना है। इस पर वह सीरियस होकर कहता है, मजाक नहीं कर रहा। शाम लोग कहते हैं यहां रात को जो दिखता है वह असली नहीं होता। कुछ देर बाद वह इंसान को रास्ता भुला देता है, फिर ना कोई घर पहुंचता है ना वापस आता है। मैं दीपक की बात को अनसुना कर साइकिल चलाने लगता हूं, क्योंकि लोगों को डराने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। यह बात मैं जानता रहता हूं, लेकिन जैसे ही हम दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हवा के झोंके से हिलते पेड़ों से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती है। इस बिन मौसम की हवा को महसूस कर मैं थोड़ा चौंक जाता हूं। तभी मौका देखकर दीपक धीरे से कहता है, कहां था ना? यह वही है, आ चुकी है वह। यह सुनकर मैं नजरें घुमाकर चारों ओर देखता हूं कि कहीं आसपास कुछ है तो नहीं। इतने में दीपक डरते हुए मुझसे कहता है, शाम रुक, उस पीपल के ज्यादा पास मत जाना। सुना है रात में इधर से गुजरने वाले को वह अपनी ओर खींच लेता है। मैं अब तक उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता हूं, लेकिन एक समय के बाद मैं तंग आ जाता हूं और एकदम से साइकिल रोककर उसे डांटते हुए कहता हूं, अब अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं उसी पेड़ के पास तुझे धक्का दे दूंगा। मुझे झल्ला देख वह फिर से कहता है, तू मेरी बात का यकीन कर, मैं सच कह रहा हूं। मैं गर्दन झटक कर आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब तक वह साथ रहेगा बक बक करता रहेगा। हम अभी मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़े होते हैं कि सामने दूर एक चमकती रो दिखाई देती है, जिस पर नजर पड़ते ही दीपक डरते हुए कहता है, शाम देख देख देख, वही रोशनी है वहां जिसके बारे में मैं तुझे बता रहा हूं। गांव वाले कहते हैं यह अलग अलग तरह से अपनी ओर खींचती हैं, जिसके पीछे लोग जाते चले जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले एक भोज खाकर लौटते हुए दीना काका को वही चमको दिखा, जिसके बाद वह रास्ता भटक गए। तुझे नहीं लग रहा जैसे कोई हमें देख रहा है? मैं मन महसूस कर रह जाता हूं और सोचता हूं कि दीपक की बक-बक सुनने से तो अच्छा होता कि मैं बड़े भैया के साथ ही आ जाता। थोड़ी डांट ही खानी पड़ती, चुपचाप सुन लेता। मुंह बनाकर मैं उससे कहता हूं, तू भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? वो रोशनी किसी जुगनू की होगी या कोई पौधा भी हो सकता है। चल करीब से जाकर देखते हैं, बात अभी साफ हो जाएगी। दीपक मुझे बार बार रोकता रहता है, मगर मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ता जाता हूं जो किसी सितारे की तरह टिमटिमाती है। जैसे जैसे पास जाता हूं रोशनी और तेज होती जाती है, मगर जब उससे कुछ कदमों का फासला होता है तो वह अचानक गायब हो जाती है। दीपक सड़क के लेफ्ट साइड होता है और मैं राइट साइड में। मैं देखता हूं कि हम दोनों पीपल के पेड़ से कुछ ही दूरी पर होते हैं। मुझे अच्छा मौका मिल जाता है दीपक को डराने का, इसलिए मैं जोर से कहता हूं, दीपक भूत, और आगे बढ़ जाता हूं। मुझे साइकिल के खड़खड़ाहट सुनाई देती है। जैसा गिरने पर आवाज होता है वैसा मैं समझ जाता हूं कि डर के मारे दीपक नहीं कर पाया होगा और वह गिर गया होगा। तभी पीछे से वह चीखता है, कोई मुझे खींच रहा है, शाम बचाओ, जल्दी कुछ करो। पहले तो मुझे लगता है कि यह उसकी शरारत है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता तो मैं मुड़कर देखता हूं। इस पर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं और मैं उसे कहता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। दीपक, मुझे लगता है कि तू फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं साइकिल उठाकर चल देता हूं। दीपक बड़ी बड़ी आंखें फाड़ते हुए मुझसे कहता है, तुम्हारी तरफ भागने की कोशिश भी करता हूं,
मैं शाम लेकिन कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे घसीट कर ले जाने लगता है। सिर्फ उस वक्त मुझे लगता है कि दीपक बकवास नहीं कर रहा होता है। जैसे तैसे हम साइकिल को बाहर खड़ी कर अपने घरों में जाकर चुपचाप सो जाते हैं और किसी से भी इन बातों का जिक्र न करने की कसम खाते हैं। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो हवा शांत रहती है, लेकिन मेरे मन में वह रात और छलावे का खौफ हमेशा के लिए बस जाता है। यह सिर्फ मैं ही जानता होता हूं कि रात मैंने क्या झेला होता है। उस दिन नवमी होती है, यानी कि दुर्गा पूजा का आखिरी दिन, जिस दिन नाच गाने के प्रोग्राम का समापन होना होता है। बड़े भैया को पता नहीं क्या सचती हैं कि वह मेरे पास आकर धीरे से कहते हैं, शाम नाच देखने जाना है। यह सुनकर मैं चौंक जाता हूं। मुझे लगता है हो ना हो भैया को रात वाली बात पता चल गई है, मगर कुछ देर बाद वह कहते हैं, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन मैं भैया को साफ साफ मना कर देता हूं और खाना खाने चला जाता हूं। इतने में बाबूजी और पड़ोस के एक चाचा बाहर से आ रहे होते हैं। उन दोनों के घबराए चेहरे देखकर हम सबको चिंता होती है। माँ दौड़कर उनके पास जाती है और पूछती हैं कि क्या हुआ। तो बाबूजी हताश होकर कहते हैं, अरे पूछो मत कर, रात अनर्थ हो गया। यह सुनकर तो मेरा मन और बेचैन हो जाता है और मुझे लगता है कि कल रात मेरे साथ जो हादसा हुआ उसकी खबर पक्का बाबूजी तक पहुंच गई होती है। तभी दूसरे चाचा मेरी माँ से कहते हैं, भाभी अनर्थ हो गया। अपने गांव का प्रदीप घर से निकला था नाच देखने, रास्ते में पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। उस पर क्या सवार हो गया कि हाथों में गेहूं काटने वाला हंसुआ लेकर दंदना हुए पूछा पान डाल में पहुंच गया और अपना सिर काटकर भगवती के चरणों में धरने लगा। पुजारी को उसका रूप देखकर शक हुआ। जब तक वह उसे रोकता तब तक उसने हंसुआ गर्दन से लगा लिया। पुजारी ने हल्ला मचाया तो लोग दौड़े आए और उसे सरकारी अस्पताल लेकर भागते हैं। मैं ही जानता हूं कि उस वक्त मेरी क्या होती है। अपने पैरों पर खड़े रहने में मुझे काफी वक्त लग जाता है। इतनी कमजोरी हो जाती है जैसे मेरे अंदर कुछ बचता ही नहीं है। किसी तरह चुपचाप अपने कमरे में जाकर वहीं बैठा रहता हूं जब तक कि मेरी सोचने समझने की शक्ति वापस नहीं आती है। मन ही मन में प्रार्थना करने लगता हूं कि बस दुर्गा पूजा खत्म हो और मैं शहर लौट जाऊं। वैसा ही होता है। वह दिन पड़ोसी गांव का दुर्गा पूजा देखने का मेरा आखिरी दिन होता है। धीरे धीरे मैं पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाता हूं और इस हादसे को भूल जाता हूं। इस बीच मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और अब मैं घर छोड़कर बिहार में एक लॉज में कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाता हूं। उन दिनों जमीन के छोटे टुकड़े पर ही 7-8 कमरे बनाकर मकान मालिक हम जैसे स्टूडेंट्स को किराए पर देते हैं, जिसमें कोने में एक छापा कल और बाथरूम होता है जो कॉमन होता है। कमरा छोटा और साधारण ही होता है, जिसमें अंदर ही खाना बनाने की जगह होती है। दीवारों पर हल्की सी नमी की परत और खिड़की से बाहर गली के स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी झांकती रहती है। कुछ रात पढ़ाई करते और तैयारियों में निकल जाती है। कोचिंग सेंटर के चक्कर काटते काटते मन और शरीर दोनों थक जाता है, मगर एक रात लगभग 2 बजे के आसपास खिड़की के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। तो मैं सोचता हूं शायद कोई गली से गुजर रहा होता है, लेकिन वह आवाज बार बार लौट रही होती है, जैसे कोई इधर उधर ही घूम रहा होता है। कुछ देर बाद आवाज खामोश हो जाती है तो मैं राहत की सांस लेता हूं और किताबों में खो जाता हूं। तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड्डे होने का आभास होता है, मगर बचपन की बात याद आ जाती है तो मैं पीछे मुड़ता ही नहीं हूं। अगली सुबह मैं इन बातों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूं, यह सोचकर कि शायद यह मेरा वोम हो, मगर कुछ घटनाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे किताबें अपने आप मेज से गिर जाती हैं, पानी का गिलास पलट जाता है, रात को लगातार कमरे का बल्ब झपक लगता है, जिससे मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाता हूं। एक रात में पढ़ाई के दौरान सो जाता हूं। कुछ देर बाद मेरी आंख खुलती है तो मुझे महसूस होता है कि कमरे में कोई और भी होता है। मैं चारों ओर देखता हूं, लेकिन कमरे में खुद को अकेला पाया हूं। तभी खिड़की पर हल्की दस्तक होती है। मैं डरते डरते खिड़की खोलता हूं तो बाहर कोई नहीं दिखता। मैं झल्लाकर खिड़की बंद कर देता हूं, लेकिन जैसे ही मैं पलटूं, मेरी कुर्सी पर एक परछाई बैठी हुई दिखती है, जो बिल्कुल दीपक के जैसी दिख रही होती है। वह परछाई धीमी आवाज में कहती है, कितनी बार कहा था पीछ मत देखना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ना मैं कांपते हुए पीछे हटने लगता हूं और वह परछाई धीरे धीरे मेरी और यह कहते हुए बढ़ने लगती है, तू मुझे छोड़कर भाग सकता है शाम, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। गांव हो या शहर, मैं तेरा हिस्सा बन गई हूं। अपनी मौत सामने देखकर मुझे तो चक्कर आने लगते हैं।
कि तभी जोर से हंसने की आवाज आती है। दरवाजे के पीछे से कुछ लड़के निकलकर मेरे कमरे में आते हैं। इतने में वो परछा अपने ऊपर से कपड़ा हटाती है तो मैं क्या देखता हूं कि वहां दीपक खड़ा होता है। मुझे हैरानी देखकर वह हंसते हुए कहने लगता है, अरे श्याम, मुझे तो लगा था तू होशियार हो गया होगा, मगर तू तो डरपोक का डरपोक ही रह गया। उस दिन मुझे दीपक पर बहुत गुस्सा आता है, मगर दूसरे लड़कों के सामने मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनमें से कई हमारे गांव के जान पहचान के होते हैं। मगर मैं वह लॉज छोड़कर कहीं और किराए पर रहने चला जाता हूं। नई जगह एक 3 मंजिला मकान के सबसे ऊपरी मंजिल पर मैं एक कमरा लेकर रहने लगता हूं, जिसमें मेरा रूममेट भी मेरे साथ होता है। दिन में 2-3 ट्यूशन पढ़ाता था और रात में परीक्षा की तैयारी किया करता है। उसके पास एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी होती है, जिससे हम छोटा मोटा काम कर लिया करते हैं। मुश्किल से अभी मुझे वहां आए 1 महीना भी नहीं हुआ। होता है कि एक रात कोचिंग सेंटर से घर लौटते वक्त मुझे देर हो जाती है। उस दिन पूर्णिमा रहता है, जिससे शहर के बीच से गुजरने वाले रास्ते पर चांद की सीधी रोशनी पड़ती रहती है, जिसे देखकर कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई खास तौर पर मेरे ऊपर ही रोशनी कर रहा होता है। मैं थोड़ा चिढ़ सा गया होता हूं और चांद को देखने के लिए यूं ही मुड़ता हूं। तभी मैं देखता हूं कि एक छाया कोने पर बनी बिल्डिंग के किनारे से होती हुई तेजी से पीछे चली जाती है। शहर में आजकल पहले जैसा दोस्ताना व्यवहार तो रहा नहीं है, इसलिए उस टाइम मेरे मन में पहला ख्याल आता है कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है या फिर कोई भूत तो नहीं। लेकिन काफी देर तक मुझे वह छाया दोबारा नहीं दिखती है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर चलता रहता हूँ। लेकिन बीच बीच में अपना सिर थोड़ा घुमाकर देखता भी रहता हूँ, ताकि कोई एकदम से आकर मुझ पर वार ना कर दे। अपना ध्यान फिर से सामने की ओर लगाते हुए मैं चलता रहता हूँ। तभी आगे सड़क के किनारे कुछ झाड़ियों के पीछे किसी की छाया आकर गायब हो जाती है और मैं चौकन्ना हो जाता हूँ। उस रोड को छोड़कर मैं लेफ्ट साइड वाला दूसरा रास्ता पकड़ लेता हूँ, जो एक गंदगी वाला रास्ता होता है और मेरे घर के आधे रास्ते तक शॉर्टकट पड़ता है। फुटपाथ वाले उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट ना होने से चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके रोशन फुटपाथ पर वापस जाने के लिए गंदे रास्ते से ही भागता हूँ। आगे जाकर मैं एक छोटे से बंद पिज्जा पार्लर के बगल से निकलकर रोशनी से भरी गली में आ जाता हूँ, जहां से 10 कदम की दूरी पर मेरा घर होता है। डर की वजह से मैं बार बार मुड़कर पीछे देखता रहता हूँ, मगर तभी सामने एक चेहरा दिखता है, बेहद बुरा चेहरा जिस पर हर जगह निशान होते हैं, और वह अपने पीले और उलझे हुए दांतों से मुझे देखकर मुस्कुराती है। उसकी आंखें फटी हुई और चमकती हुई पीली थीं, मगर उसकी पुतलियां गहरी काली और बड़ी होती हैं, जो एक लाश के रूप में बेजान सी खड़ी मेरी ओर देख रही होती हैं। उस पल मुझे लगा जैसे कि मैं मरने वाला हूं। मेरे मन में अपने घर वालों का चेहरा घूमने लगता है। इतने में वह औरत बिना हिले डुले करीब आती जाती है और अभी भी उसके चेहरे पर वही खिंचाव होता है। मैं पहले कभी अपने दिल की धड़कन इतनी तेज नहीं सुनी होती है। मैं बेतहाशा कांपने लगता हूं, सच कहूं मैं रोने लगता हूं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, क्या हुआ भाई, यहां क्यों खड़े हो? मैं हल्के से गर्दन मोड़कर देखता हूं तो वहां एक वॉचमैन होता है, जो पास ही के एटीएम का गार्ड होता है। मेरा चेहरा देखकर उसे कुछ शक होता है, तो वो मुझे पकड़कर कुछ दूर चलने लगता है। सामने अपनी बिल्डिंग देखकर मेरे जान में जान आई है। कमरे में पहुंचकर कुछ मिनट या घंटे बीत जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे सालों बीत गए हों। इतने लंबे समय तक यह चीज मेरा पीछा कर रही होती है। कुछ दिनों बाद पवन मुझसे कहता है, शाम मुझे ट्यूशन से पैसा मिला है, चल कहीं बाहर खाकर आते हैं। मैं खुशी खुशी तैयार होकर चल देता हूँ। रात को लगभग 10 बजे हम एक रेस्टोरेंट से खाकर घर होते हैं। रेस्टोरेंट और घर के बीच में बहुत सारे खाली प्लॉट होते हैं और उस वक्त सड़क पर सिर्फ बस और ट्रक ही गुजर रहे होते हैं। कुछ दूर जाकर पवन बाइक रोक देता है, तो मैं उससे पूछता हूं कि उसने गाड़ी क्यों रोकी, तो वह कहता है, देख नहीं रहा, वह आदमी आगे सड़क पार कर रहा है। मैं उसे डराना नहीं चाहता। यह सुनकर मैं सड़क की तरफ देखता हूं, जबकि मेरे दोस्त का चेहरा अभी भी मेरी ओर ही होता है। मैं सामने देखता हूं, मगर वहां कोई नहीं होता, इसलिए हम फिर से चलना शुरू करते हैं। उस खाली जगह को देखकर पुरानी यादें ताजा हो उठती हैं। ऐसे में मैं यूं ही पीछे मुड़कर देखता हूं तो हमारे पीछे करीब 4 गज की दूरी पर एक सफेद और पारदर्शी आकृति होती है, जो शायद 6-7 फीट लंबी होती है और जिसके शरीर के आर पार दिखाई देता रहता है। मैं दोस्त से पूछता हूं, क्या वह वही शख्स है
जिसे उसने देखा होता है? तो वह कहता है, हाँ, उसके बाद तो मैं बस उसे बाइक भगाने को कहता हूँ। हम बस चलते रहते हैं और इस बात की परवाह भी नहीं करते कि रास्ते में कौन आया और कौन नहीं। कुछ मिनट बीत जाने पर हम हाईवे के नजदीक एक सिग्नल पर रुक जाते हैं, जहां से घर तक बस 5 मिनट का रास्ता होता है। इससे पहले कि मैं चैन की सांस ले पाता, आप यकीन नहीं करेंगे, बाइक आगे बढ़ते हुए मैं गौर करता हूं कि वह सफेद परछाई फुटपाथ पर एक कोने में बैठी होती है और उसके हाथ में एक टेढ़ बियर भी होता है। मुझे पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है, मगर तभी बाइक के मिरर में उस परछाई का चेहरा दिखता है, जिसका चेहरा बालों से ढका होता है। कुछ ही देर में सिग्नल ग्रीन होने पर पवन बाइक आगे बढ़ाता है, मगर मैं मिरर में देखता ही रहता हूं। अचानक वह परछाई उठती है और अपने हाथों में लिए टेडी बियर का गला घुमाकर उसे तोड़ देती है और उसमें से खून का छींटा उड़कर उसके कपड़ों पर फैल जाता है। यह देखकर मैं जोर से चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, जिसे सुनते ही पवन जोर से ब्रेक मारकर मेरी ओर मुड़ता है। मुझे डर से थर थर कांपते देख पवन किसी तरह मुझे मेरे कमरे में पहुंचाता है और पूछता है, तुझे अचानक क्या हुआ? शाम मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती और मैं बिना कुछ कहे बिस्तर में चला जाता हूं। उस रात मुझे तेज बुखार हो आया है और पवन पूरी रात झककर मेरे सिरहाने बैठा रहता है। पता नहीं कितने घंटे बाद मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूं कि पवन कुर्सी पर ही बैठकर झपकी ले रहा होता है और कमरे की लाइट भी जल रही होती है। मेरा गला प्यास से सा रहा होता है तो मैं उठकर पानी पीने जाता हूं। लौटते हुए मेरी नजर खिड़की के ऊपर टंगी घड़ी की ओर जाती है। रात के 2:30 बज रहे होते हैं। अभी भी मेरा बदन बुखार से तप रहा होता है। शायद गोली ने असर ही नहीं किया होता है। जैसे ही वापस मुड़ने लगता हूं कि मेरी नजर सामने वाले अपार्टमेंट पर जाती है, जो अभी बन ही रही होती है। उसकी तीसरी मंजिल पर मुझे कुछ चमकता सा दिखाई देता है। मैं जैसे ही अपनी पलकें झपकाकर दोबारा उस ओर देखता हूं तो डर के मारे चीख पड़ता हूं। मेरी चीख सुनकर पवन जाग जाता है और मेरी फटी आंखें देखकर पूछता है, क्या हुआ है तुझे? शाम शाम से देख रहा हूं कि कभी तू चीखता है तो कभी चौंकता है। यह सुनकर खुद को शांत करने के बाद में सामने की ओर उंगली दिखाते हुए उसे बताता हूं कि सफेद कपड़े पहने वह परछाई सामने वाले अपार्टमेंट की खिड़की से मुझे घूर रही होती है। पवन मेरी बात सुनकर हैरानी रह जाता है, क्योंकि ऐसी कोई परछाई उसे नहीं दिखती। मैं 7 दिन से अपने कमरे में ही होता हूं और मुझे बहुत चक्कर सा महसूस होने लगता है और कुछ देर बाद उल्टी जैसा महसूस होते ही मैं कुछ दवाई ले लेता हूं। कुछ देर बाद थोड़ा अच्छा फील होता है तो मैं सोचने लगता हूं कि अचानक से यह सिर दर्द कैसे होने लगता है, क्योंकि मुझे आमतौर पर कोचिंग से आने के बाद थोड़ा सिर दर्द होने की आदत है, लेकिन इस तरह सुबह सुबह नहीं, वो भी तब जब पूरे हफ्ते में घर पर आराम किया होता हूं। शायद यह टेंशन या डर या किसी और कारण से हुआ होता है। यह मुझे सचमुच नहीं पता होता है। जब से सिग्नल पर उस परछाई को देखा होता है, तब से मैं किसी अनजान को भी देखकर डर जाया करता हूं। मगर आज काफी दिनों बाद किसी से पहली बार मिलने पर ही यह सिर दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल आज सुबह मैं जब बालकनी में तौलिया सुखा रहा होता हूं, तो रोड के दूसरी तरफ वाले अपार्टमेंट में रहने वाली एक लड़की अपनी बालकनी से मुझसे बात करना चाह रही होती है। मुझे एक पल को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आज से पहले उस फ्लैट में किसी और को मैंने पहले कभी नहीं देखा होता है। लेकिन जैसे ही वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराती है, मुझे कुछ अजीब लगता है। एक तो वह लड़की अनमैरिड होती है और दूसरी बेहद खूबसूरत। ऐसे में मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। फिर अचानक वह मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछते हुए कहती हैं, आपका बुखार कैसा है? मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि आखिर उसे कैसे पता चलता है। मेरे बारे में मुझे लगता है शायद वह न को जानती होगी और उसी ने मेरे बारे में बताया होगा, इसीलिए मैं मुस्कुरा देता हूं। तभी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पीछे खड़ा पवन कहता है, मुझे तो लगा था कि तू बीमार है, लेकिन तू तो यहां नैन मटक्का कर रहा है। आखिर मुझे भी तो बता कि तू किसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसकी बात का जवाब देने से पहले मैं उसे सवाल करते हुए कहता हूं, पहले तू यह बता कि कितनों को मेरी तबीयत के बारे में तूने बताया है? तो उसका जवाब होता है, किसी को भी नहीं। मैं सिर झटक कर उसे अनसुना कर देता हूं तो वह पीछे ही पड़ जाता है। तब मैं झल्ला कर कहता हूं, देखता नहीं सामने वह लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही है। यह सुनकर पवन सड़क के दूसरी ओर देखता है और काफी देर तक देखने के बाद कहता है, तू किसके बारे में बता रहा है? वहां तो कोई नहीं है। इस पर मैं भी उस ओर देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता। मैं पवन से कहता हूं,
पता नहीं उस सामने वाली लड़की को किसने मेरे तबीयत के बारे में बता दिया है। इस पर पवन कम के अंदर आते हुए कहता है, तुम्हारा बुखार तुम्हारे दिमाग में छड़ गया है शायद, क्योंकि वह घर महीनों से बंद है और वहां कोई नहीं रहता है। यह सुनकर मुझे झटका सा लगता है, क्योंकि काफी देर से जिसे मैं देख रहा होता हूं वह पवन को क्यों नहीं दिखाई देती है। खैर, तभी से मैं अपना सिर दर्द लेकर बैठा होता हूं। वह दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से मेरी नजर जैसे उस सामने वाले फ्लैट पर गड़ जाती है। मैं गौर करता हूं कि उस दिन से छोटी लेकिन अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे कि उस फ्लैट में मुझे काली बिल्लियां दिखने लगती हैं, जो दिन के समय कम और रात को ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। कभी कभी तो उनके रोने की डरावनी आवाज सुनकर मुझे नींद नहीं आती, मगर हैरानी की बात होती है कि वह सिर्फ मुझे ही दिखाई और सुनाई देती है, किसी और को नहीं। आखिर कब तक मैं कमरे में कैद रहता, इसलिए बाहर निकलना शुरू कर देता हूं। एक दिन मैं किताब खरीदकर दोपहर के समय मैं घर लौट रहा होता हूं तो क्या देखता हूं कि कहीं से 2-3 काली बिल्लियां आकर मुझे घेर लेती हैं और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। मैं किताब हिलाकर उन्हें भगाने की कोशिश करता हूं, मगर वह मेरे और नजदीक आती जाती हैं। इतने में मैं उसी बिल्डिंग के नजदीक पहुंचता हूं जहां मुझे वह लड़की दिखाई देती रहती है। मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि वह लड़की अभी भी वहां खड़ी होती है और मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे दुर्गा पूजा वाली रात याद आ जाती है। मैं जैसे ही उस ओर से नजरें हटाता हूं तो देखता हूं कि बिल्लियां गायब हो चुकी होती हैं। मैं बिना एक पल गवाए वहां से भाग जाता हूं और 2-3 सीढ़ियां एक बार में चढ़ते हुए अपने रूम में जाकर बंद हो जाता हूं। जनवरी का महीना होता है, हल्की हल्की सर्दी का मौसम होता है, इसलिए कोई खिड़कियां भी खुली नहीं होती हैं और हमारे घर में हीटर भी नहीं होते हैं। उस रात करीब 10 बजे तक मैं जाग रहा होता हूं। मैंने तय कर लिया होता है कि कुछ दिन में मैं वह मकान भी खाली कर दूंगा। पवन से अगली सुबह बात करने का सोचकर मैं सोने के लिए लेट जाता हूं। मुश्किल से 10 मिनट ही लेटा होता हूं कि मुझे अपने बिस्तर के नीचे किसी तरह का दबाव महसूस होता है। मुझे लगता है कि शायद मैं नींद में हूं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता हूं। अगले ही पल दबाव मेरे पैरों के चारों ओर होने लगता है, जो धीरे धीरे पैरों के ऊपर होते हुए मेरे पेट तक होने लगता है। मैं घबरा कर उठ जाता हूं और वही करता हूं जो कोई भी सामान्य आदमी उस हालत में करता है। कुछ देर इंतजार करते हुए मैं उम्मीद करता रहता हूं कि यह दूर हो जाएगा, लेकिन वह दबाव अचानक मेरे सीने तक आ जाता है। मुझे याद है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है और मैं बिस्तर से उठकर बैठ जाता हूं। मैं अपनी छड़ती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करता ही रहता हूं कि तभी मुझे लगता है कि कोई हाथ मेरे चेहरे को दबा रहा होता है और हवा का एक तेज झोंका मेरे बालों को उड़ाने लगता है। मैं उठकर दीवार से सटकर खड़ा हो जाता हूं और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगता हूं। सामने पवन को बेशुद्ध सोया देखकर मैं सिहर उठता हूं, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो रहा होता है वह उसके साथ नहीं होता। मैं उसे आवाज लगाकर उठाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी गले से आवाज ही नहीं निकलती। तभी मेरी नजर आधी खुली खिड़की पर जाती है, जो अपने आप कैसे खुल जाती है मुझे पता नहीं होता है, क्योंकि सोते समय तो सब बंद किया होता है। मैं लपक कर खिड़की बंद करने जाता हूं। उसी वक्त मेरे पीछे से कोई चीज झटके से कमरे से बाहर निकलती है। तभी सामने एक काली को देख मैं सिहर उठता हूं, जो मेरी ओर देखकर आवाज निकालती है और अचानक गायब हो जाती है। सुबह जब पवन उठता है तो मुझे बिस्तर पर ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगता है और फिर कोने में मुझे गुमसुम बैठा देख हैरानी रह जाता है और बहुत जिद करते हुए कहता है, शाम मेरे विचार से अपने घर वालों को इन सब के बारे में बता दें। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन मैं उन सबको परेशान नहीं करना चाहता हूं, इसलिए चुप रह जाता हूं। लेकिन हाँ, अब मैं रात को कहीं आना जाना अवॉइड कर देता हूं। इस तरह 1-1.5 साल बीत जाते हैं। इस बीच मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती और मैं कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता हूं। एक दिन मेरे बाबूजी का फोन आता है। वह बताते हैं कि दीपक की शादी फिक्स हो जाती है और वह बहुत जिद करके मेरा नंबर मांग रहा होता है। क्योंकि उसकी हरकतों से नाराज होकर मैं लॉज तो छोड़ता ही हूं, अपना मोबाइल नंबर भी बदल लेता हूं। जब मुझे पता चलता है कि दीपक की बारात गांव से जाएगी तो मैं साफ मना कर देता हूं। मगर अगले ही दिन रवि का कॉल आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा जवाब नहीं होगा, इसलिए उसने जिद करके बाबूजी से मेरा नया नंबर ले लिया। होता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, मुझे रवि की बारात अटेंड करने गांव जाना ही होता है।
उसकी बारात निकलने से एक दिन पहले गांव पहुंच जाता हूं, जहां बचपन के मेरे और भी कई दोस्त आए होते हैं। वह सब शाम को अंधेरा होने के बाद भी घूमते रहते हैं। हालांकि उन दिनों गर्मी का मौसम होता है, तो मेरे चाचा और चचेरे भाई या तो अपने घर की छत पर या सामने वाले मंदिर के चबूतरे पर सोने चले जाते हैं। डिनर के बाद मैं भी अपने चचेरे भाइयों के साथ छत पर सोने चला जाता हूँ। देर रात हुई एक आवाज से मैं जाग जाता हूँ और उसे मोहित होकर उसे सुनने लगता हूँ। वह आवाज ऐसी होती है जैसे मेले में या ट्रेन में गाना गाने वाले भिखारी मेटल की किसी चीज को बजाकर धुन निकालते हैं, बिल्कुल वैसी। कुछ देर बाद अपने चचेरे भाई को, जो मेरे बगल में सो रहा होता है, उसे जगाकर उस आवाज के बारे में पूछता हूं कि वह क्या है, मगर उसे कुछ पता नहीं होता है। इसलिए मैं उससे कहता हूं कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि वह क्या है। चचेरा भाई मुझसे बड़ा होता है और गांव में रहने के कारण उसे पता होता है कि रात के वक्त किसी अजीब चीज का पीछा करते हुए बाहर जाना अच्छा विचार नहीं हो सकता है। इसलिए हम घर के मेन फाटक की ओर चले जाते हैं और वहां बैठकर आवाज सुनने लगा। उस वक्त थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाता है कि वह किसी मेंटल की चीज की आवाज नहीं थी, बल्कि कोई अपनी जीभ से क्लिकेट रहा होता है। हम सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि आवाज धीरे धीरे हमसे दूर जा रही होती है। जब हम इसे और ध्यान से सुनने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, अचानक एक चीख सुनाई देती है, जिसके बाद मेरी आवाज में कोई मेरे चचेरे भाई को हरीश कहकर पुकारने लगती है, जैसे मैं हर समय उसे पुकारता हूं। क्योंकि वह मुझसे महीने ही बड़ा होता है, इसलिए मैं उसे भैया कहकर नहीं बुलाता हूं। उस आवाज से हम दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि मैं और हरीश तो साथ ही होते हैं। तो फिर यह आवाज किसकी होती है? हम भागकर वहां पहुंचते हैं जहां बड़े लोग सो रहे होते हैं। उनमें से कुछ चीख सुनकर पहले ही जाग चुके होते हैं। मेरे चाचा को जब इस बारे में बताया जाता है तो वह कहते हैं, गांव में रहने वाले लोग कई बार इससे गुजर चुके होते हैं, मगर किसी ने कभी नहीं देखा कि यह छलावा असल में कैसा दिखता है। इसका असली शरीर किसी को नहीं पता होता है। वे या तो आपकी आवाज की नकल करते हैं या आपके शरीर की नकल करते हैं। बस आदमी और प्राणी में अंतर कर सकते हैं, क्योंकि उसका शरीर पारदर्शी होता है। ऐसा लगता है कि उसने शरीर के रंग का कपड़ा पहना होता है। चाचा की हर बात से मैं इत्तेफाक रखता होता हूं, क्योंकि मैंने उसे देखा होता है। तभी एक बूढ़े दादा हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं, जब भी ब्याह शादी का समय आता है, ये सब चीजें कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाती हैं। कुंवारे लड़के लड़कियों को इन सब से बचकर रहना होता है। दादा की हर बात मुझे सच लगती है। उस वक्त तो हम सब की नींद उड़ चुकी होती है। बस दीपक की शादी ठीक से होने की प्रार्थना करने लगते हैं। अगले दिन सुबह मैं जब दीपक से मिलता हूं तो वह मुझे परेशान देखकर समझ जाता है कि मैं ठीक नहीं हूं और रात भर सोया नहीं होता हूं, मगर मैं उसे मेरे लिए परेशान ना होने का कहकर खुश होने की कोशिश करता हूं। शाम होते होते से बैंड बाजे की आवाज से पड़ोस झूमने लगता है। बारातियों के लिए एक बस की व्यवस्था की गई होती है। एंड टाइम पर बस इतनी खचाखच भर जाती है कि मुझे अपने चचेरे भाई हरीश के साथ बाइक पर जाना पड़ता है। चूंकि दीपक का होने वाला ससुराल पास ही के गांव में होता है, इसलिए मैं मन मारकर तैयार हो जाता हूं कि चलो कुछ ही देर की बात है। जैसे ही हम एक जंगल वाले इलाके से गुजरते हैं, अचानक रास्ते में बाइक की चेन ढीली हो जाती है। हरीश बाइक ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ मैं फोन कर बस में बैठे मेरे चाचा को कॉल लगा रहा होता हूं। तभी मैं दूर से एक औरत को देखता हूं जो सफेद कपड़े पहने हुए होती हैं। वह हमारी ओर आ रही होती है, लेकिन मुझे उस समय कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वह गांव की कोई औरत होगी जो शौच के लिए अंधेरे में गई होगी। लेकिन वह जितनी करीब आती जाती, उतना ही डरावना और ठंडा एहसास बढ़ता जाता। मैं देखने की कोशिश करने लगता हूं कि वह कौन है, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता। फिर मैं हरीश से कहता हूं कि कोई हमारी ओर आ रहा है। यह सुनकर वह चैन ठीक करते हुए मुझसे पूछता है उसने क्या पहना है, तो मैं उसे बताता हूं कि उसने सफेद कपड़े पहने हैं, मगर मैं उसका चेहरा नहीं पहचान पा रहा हूं। इतना सुनना होता है कि वह घबराकर बाइक पर बैठता है और जोर का किक मारकर मुझे बैठने को कहकर फुल स्पीड में गाड़ी स्टार्ट कर देता है। मैं देखता हूं कि वह औरत हमसे लगभग 5 मीटर की दूरी पर होती है, मगर एक ही जगह खड़ी हुई होती है। मैं तो ठीक से यह भी नहीं बता सकता कि वह उस वक्त हमारी तरफ देख रही होती हैं या नहीं, क्योंकि उसका चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाता हूं। डर महसूस करते हुए मैं हरीश के पीठ पर हाथ मारता हूं कि जल्दी गाड़ी भगाए। मुझे घबराते देख हरीश कहता है, शांत हो जा, शाम वो हमारे पास नहीं आएगी। बाइक में लोहा होता है
और ऐसी शक्तियां इन सब के नजदीक नहीं भटकती। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ राहत मिली ही होती है कि कुछ दूर जाते ही एक नाले से अजीब चीखें आती रहती हैं। यह बताना जरा मुश्किल होता है कि वह कैसी आवाज होती है, मगर कुछ कुछ ऐसा लगता रहता है जैसे कोई औरत किसी बड़ी मुसीबत में होती है, ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकार रही होती है। उसकी हर चीख लगभग 10 सेकंड तक चलती है। ऐसा लगता ही नहीं कि वह कुछ कहना चाहती हैं, वह सिर्फ डर से भरी चीख की तरह लगती रहती है। जब वह चीख बार बार दोहराया जाने लगता है तो हम दोनों नाले की ओर चल देते हैं कि कहीं कोई मदद के लिए पुकार तो नहीं रहा होता है। मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि जैसे जैसे हम नाले के पास पहुंचते जाते चीखें तेज होती जाती हैं। हम दोनों ही यह सोचकर घबरा जाते हैं कि कहीं नाले के अंदर किसी औरत को मारा तो नहीं जा रहा होता है, या फिर वहां कोई जंगली जानवर तो नहीं होता है। जैसे ही हम नाले के किनारे पहुंचते हैं, हमें लगभग 5 मिनट तक कोई चीख पुकार सुनाई नहीं देती है। हम इधर उधर देखते हैं मगर कहीं कुछ नहीं होता। हरीश पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहता है, कोई है क्या? कोई मुसीबत है तो हमें बताओ। अगले ही पल हम अपने पीछे वही चीख सुनते हैं, ठीक उसी जगह से जहां से हम आए होते हैं। अभी हम घर से निकलकर आधे रास्ते ही पहुंचे होते हैं और चीख इतनी तेज आती रहती है कि ऐसा लगता है वह हमारे ठीक बगल में होती है। हम हर जगह अपने मोबाइल के टॉर्च से देखते हैं, मगर ना तो किसी जानवरों के आंखों की चमक ही दिखाई देती है और ना ही कोई इंसान नाटा देखकर हम दोनों अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। इतने में वह चीख फिर से नाले के आसपास से आती रहती है। इस बार यह लगभग 30 सेकंड तक चलती है, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज होती है। हम दोनों तेजी से पीछे हटकर जान हथेली पर लेकर बाइक की ओर भागते हैं और वहां से 9-11 हो जाते हैं। दीपक की शादी होने तक हम किसी से यह बात नहीं कहते और चुपचाप बारात में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता कि वह क्या है। और इससे भी अजीब तो ये कि चीखें निकलने के दौरान वहां पूरी तरह से सन्नाटा होता है, मगर आमतौर पर गर्मियों के दौरान रात को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की आवाजें आती रहती हैं, उल्लू की आवाज आती रहती है, लेकिन वहां आसपास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मगर जैसे ही हम वहां से निकल जाते हैं और चीखें बंद हो जाती हैं तो झिंगुर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अभी जब मैं यह सब आपको बता रहा हूं तो इसके बारे में सोचकर ही मुझे डर लगने लगा है। मैं हैरान हूं कि इस अनुभव के बाद भी मैं जिंदा कैसे बचा हूं। अभी भी इसे याद कर मेरा रोम रोम सिहर उठा है, क्योंकि यह अनुभव मेरे दिमाग में इस कदर बस गया है। लेकिन इस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मुझे सचमुच मेरी नींद से जगा दिया है। फाइनली काफी सोच विचार के बाद आज मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं अपने साथ हुए हादसों के बारे में जिस तरह आप सबको बता चुका हूं, उसी तरह गांव जाकर अपने परिवार वालों को भी बता ही दूं। वैसे आप सब अब इस बात के गवाह हैं और आप भी यह ध्यान दें कि अगर मेरे जैसे हालात अगर किसी और के हों तो वह उसे सीरियसली ले। मुझे उम्मीद है कि मैं उन लोगों तक जरूर पहुंच जिन्होंने कुछ ऐसा ही अनुभव किया है और किसी वजह से आज तक सबसे छिपा कर रखा है। मैंने कहीं पढ़ा होता है कि जब किसी इंसान को जलाया जाता है तो उसका कोई अंश चिंगारी बनकर उड़ता रहता है और ठीक से ना जल पाने के कारण छलावा बनकर भटकता रहता है। जब इन आत्माओं को पूर्ण मुक्ति या पिंड दान नहीं मिलता या फिर किसी कारणवश बेवजह छेड़ा जाता है तो यह अक्सर रात में अपने शिकार को उसके जान पहचान वालों की आवाज में पुकारती है या फिर उनका रूप लेकर सामने आ जाती है और शिकार को अपने पीछे आने का इशारा करती रहती है। यह शिकार से बहुत तेजी से और कुछ दूरी पर आगे चलती है और आमतौर पर एक सुनसान इलाके का रास्ता दिखाती है, जहां यह बेबस शिकार को अपना असली रूप दिखाकर उसे मार देती है। मेरे साथ हुए इन हादसों को देखकर मेरे मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या मैंने भी कभी जाने अनजाने या बेवजह किसी आत्मा को जगा तो नहीं दिया, जो बार बार मेरे करीब आ रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं और शायद मुझे मारने के मौके तलाश रही हैं। गांव से आई अपने चाचा की मौत की खबर कहीं इस आत्मा का मुझसे बदला लेने का तरीका तो नहीं, जो एक बार फिर मेरे आने की राह देख रही है। इतने दिनों से मैं इस बुरी शक्ति से बचता आया हूं, लेकिन लगता है अब नहीं बचूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।